गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है एग्रोनॉमी, सॉइल एंड सीड। ये तीनों ही बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे भी काम में आएंगी। आज आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है ये अभी आरबीएसई राजस्थान बोर्ड के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन आपको 100% आगे भविष्य में काम आएंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है। उसके बाद अपने जानेंगे कि एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की कौन सी शाखा है और इसके अंतर्गत किन किन सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जानेंगे कि सॉइल क्या है और उसके बाद देखेंगे कि सीड क्या है। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर। उससे पहले थोड़ा सा एग्रीकल्चर का इतिहास जान लेते हैं। एग्रीकल्चर के इतिहास को देखें तो आज से 1.5 मिलियन ईयर अगो, लगभग 15 लाख साल पहले आदि मानव की सभ्यता का विकास हुआ। आदि मानव सबसे पहले जंगलों में अपना जीवन निर्वाह किया करता था। वो मांस पर आधारित था। अपना जो जीवन यापन था पूरी तरह उसका मांस पर आधारित था और वह नग्न अवस्था में जीवन यापन किया करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने पत्थरों से औजार बनाने स्टार्ट कर दिए और उन औजारों की सहायता से वो पशुओं का शिकार करने लगा। और लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व उसने पशुओं का पालन शुरू कर दिया, जिसमें से सबसे पहले उसने कुत्ते का पालन स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो डॉग्स थे वो उसको हंटिंग करने में सहायता करते थे, हेल्पिंग करते थे। स्लोली स्लोली उसने जैसे जैसे उसकी और बुद्धि विकसित होती गई, उसने जंगलों से सीड्स को गैदर करना स्टार्ट किया, बीजों को एकत्रित करना स्टार्ट किया। फिर उन बीजों की खेती करने लगा। जैसे जैसे उसे फसलों की उपयोगिता का पता चलने लगा वैसे वैसे वह फसलों की खेती को निरंतर बढ़ाता चला गया। और आज से लगभग 7500 ईस्वी पूर्व सबसे पहले दो फसलों के अवशेष मिले थे, जिनसे ये ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी इन फसलों की खेती होती रही होगी। वो दो फसलें थी, वीट गेहूं और बारले जौ। बारले और वीट थे। उसके उपरांत एग्रीकल्चर अस्तित्व में तो बहुत टाइम पहले आ चुकी थी, लेकिन जो कमर्शियल कल्टीवेशन था उसके जो ज्ञात प्रमाण या सबूत है वो यही है, व्यावसायिक रूप से खेती इस समय काल से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे मानव ने पहिए का आविष्कार किया, कुओं से सिंचाई होने लगी। जैसे जैसे कृषि के साधन बढ़ने लगे, मानव का ज्ञान बढ़ने लगा, वैसे वैसे कृषि क्षेत्र में उन्नति होने लगी। और 1914 में भारतीय सरकार ने एग्रीकल्चर को राज्य विषय का दर्जा दे दिया, एग्रीकल्चर एज ए स्टेट सब्जेक्ट। 1914 में एग्रीकल्चर को राज्य विषय का दर्जा मिला। लेकिन उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध जैसी बहुत सी प्रलयकारी घटनाएं हुई और निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादन में कमी आने लगी। कृषि उत्पादन इतना नहीं था कि भारत में वो अपनी भारत की जनसंख्या की पूर्ति कर सके, भारत की जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उस समय 1966 में एक क्रांतिकारी युग आया। उस क्रांतिकारी युग को नाम दिया गया हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक या इनके पितामह थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने फसलों की मुख्यतः जिसमें गेहूं की ऐसी किस्मों को आज़ाद किया जो पुरानी किस्मों की तुलना में 2 गुना उत्पादन दे रही थी, जिसके कारण जो कृषि उत्पादन था भारत में वो जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साथ साथ 2 गुना हो गया, जिसके कारण इसको हरित क्रांति कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को,
या कई बार पूछा जाता है विश्व में हरित क्रांति के जनक। जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति का सूत्रपात किया वो थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये दोनों ही कृषि के क्षेत्र में बेमिसाल देकर गए। इसके उपरांत धीरे धीरे कृषि का अपना अस्तित्व होने लगा और उससे पहले भारत में 1929 में एक संस्था बनी जिसका नाम था ICAR। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ICAR मीन्स भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एक कोऑर्डिनेटर बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूट बॉडी है जो कि भारत में जितनी भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन या नियमों का संस्थापन करती है। इस संस्था की स्थापना होने के बाद भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सी क्रांतिकारी खोजें हुई और जिसके कारण भारतीय कृषि को अपना एक अस्तित्व या पहचान मिली और आज ICAR विश्व में एक मान्य संस्था है, एक मान्य संस्था है। इस प्रकार धीरे धीरे ICAR ने अपना अस्तित्व या वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित किया है। अब जानते हैं बेटा, ये तो था एग्रीकल्चर का इतिहास जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बताया है। अब जानते हैं बेटा एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर क्या है? सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। एग्र मीनिंग सोइल अर्थात मृदा, कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? सिंपल सी, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, मृदा का प्रबंधन करना ही क्या है? कृषि कहलाता है। मृदा का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। मृदा का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। अगर अपने इसकी बेसिक सी डेफिनेशन देखें तो ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर गेटिंग प्रोडक्ट्स लाइक फूड, वूल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अर्थात भूमि पर कृषि क्रियाओं का प्रबंधन करके मानव की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति करना ही कृषि कहलाता है। अभी इसी कृषि में एक शाखा आती है जिसको बोलते हैं बेटा एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं? शस्य विज्ञान। ये जो विज्ञान है ये मुख्य रूप से फसलों की वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर आधारित है। फसलों की वैज्ञानिक विधि द्वारा खेती करना, फसलों की वैज्ञानिक विधि द्वारा खेती करना, ये क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान कहलाता है। अब अच्छे से जानते हैं शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी जो शब्द है बेटा ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है। एग्रो मीनिंग सॉइल, एग्रो मीनिंग सॉइल, नॉमी मीन्स मैनेजमेंट, नॉमी मीन्स मैनेजमेंट, अर्थात भूमि का क्या करना? प्रबंधन करना। कैसे करना? देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। ए ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about principle and practice of crop production and also include land management is known as agronomy. एग्रोनॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फसल उत्पादन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके साथ साथ भूमि का प्रबंधन भी
किया जाता है, ये क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान कहलाती है। अब शस्य विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, तो अगर शस्य विज्ञान के क्षेत्र को देखें तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। शस्य विज्ञान, शस्य विज्ञान क्या है? बोथ साइंस एंड आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट। शस्य विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। देखो, अपने पास नॉलेज अर्थात जब अपने पास ज्ञान होगा तब उस ज्ञान को अपनी कला में डालकर अपनी कला को उस कला को अपनाकर अपने कृषि क्रियाएं करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी वाहन का चालक है, जैसे ट्रैक्टर का चालक है, अगर उसके पास ज्ञान होगा और उसके बाद ज्ञान होने पर ही उसके पास ट्रैक्टर को चलाने की कला आएगी। उसी प्रकार एक किसान होता है, किसान के पास खेती करने की कला तो होती है, लेकिन अगर उसके पास आधुनिक ज्ञान आ जाए, शस्य विज्ञान के सिद्धांतों व जितने भी सिद्धांत व क्रियाओं का आंतरिक रूप से ज्ञान आ जाए, तो वो अपने उत्पादन को 2 गुना कर सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। उसके बाद शस्य विज्ञान में मुख्य रूप से पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं, पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, प्रभावित करने वाले फैक्टर्स मींस कारक होते हैं, करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कौन कौन से? जैसे वाटर हो गया, एयर हो गई, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए, एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट, इन सभी फैक्टर्स की स्टडी की जाती है इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। इन सभी फैक्टर्स की स्टडी की जाती है इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। पादप वृद्धि के लिए या पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान के अंतर्गत। अर्थात शस्य विज्ञान क्या है? यह फसलों की वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। अब शस्य विज्ञान की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में महसूस हुई? अर्थात शस्य विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है या स्कोप्स ऑफ एग्रोनॉमी क्या क्या है? सबसे पहले देखते हैं फॉर एग्री प्रोडक्शन, फॉर एग्री प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में, कृषि उत्पादन में। ये क्या है? एग्रोनॉमी के स्कोप्स हैं या विषय क्षेत्र है। क्या है? विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र फॉर एग्री प्रोडक्शन। अब देखो, पहले तो बेटा ये बोथ साइंस एंड आर्ट है, बोथ साइंस एंड आर्ट, कला व विज्ञान दोनों है। जब व्यक्ति के पास कला भी होगी, विज्ञान भी होगी, तो वो नए नए सिद्धांतों और क्रियाओं को अपनाएगा, जिसके कारण उसके उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा शस्य विज्ञान में उसके आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है, जब उसको आसपास के वातावरण का भी पता होगा, या कौन से मौसम में किस फसल की खेती करनी है, या अभी किस फसल के लिए कितना बीज दर डालना है, अर्थात उसको कितना इनपुट देना है, ये सभी के सभी सिद्धांत किसमें अध्ययन किए जाते हैं? एग्रोनॉमी में। और उसके साथ एक बात का और ख्याल रखा जाता है, जो मृदा की उर्वरकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसका ह्रास ना हो पाए। क्योंकि अगर अपने लगातार मृदा का दोहन करते रहेंगे, लगातार सॉइल का कल्टीवेशन करते रहेंगे, तो उसके साथ साथ मृदा में पोषक तत्वों की भी कमी होने लग जाती है। अर्थात इस प्रकार की खेती करना जिसमें अपना कृषि उत्पादन तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन उसके साथ अपनी जो मृदा की उत्पादकता है वो भी कम ना हो, वो भी निरंतर एक समान रूप में बनी रहे। इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन अपने एग्रोनॉमी के विषय क्षेत्र में करते हैं। जब इन सभी चीजों का ज्ञान होगा तो अपना एग्री प्रोडक्शन अपने आप बढ़ने लगेगा। अर्थात किसान को क्या है? आधुनिक उन्नत तकनीकें अपनानी पड़ेंगी, आधुनिक उन्नत तकनीकें अपनानी पड़ेंगी।
तकनीकें, इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस। अब दूसरा इसका विषय क्षेत्र देखें तो अपने नियोजन में। नियोजन का भाव अर्थ क्या होता है? किसी चीज की प्लानिंग करना, इन प्लानिंग। अब कृषि के क्षेत्र में बहुत सी संस्थाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कृषि के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनमें बहुत से साइंटिस्ट या रिसर्च वर्कर काम करते रहते हैं, जो नित्य या रोजाना नई नई खोजें करते रहते हैं। अब इन खोजों को इस कृषि विज्ञान केंद्र या इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी प्लानिंग करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है, ताकि उन उन्नत तकनीकों का लाभ किसान तक पहुंच सके। उसके लिए एक माध्यम होता है जिसको बोलते हैं प्रसार माध्यम। क्या बोलते हैं? प्रसार माध्यम, या जिसे बोलते हैं प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूल व कॉलेज की बाउंड्री से बाहर भी दी जा सकती है, अर्थात यह कि इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन है, अर्थात कृषि के बारे में आपके पास कोई अच्छी सूचना है जिसका लाभ किसानों को हो सकता है, तो आप उस सूचना को किसानों को दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि यह शिक्षा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज या स्कूल की चारदीवारी में ही दी जा सके। इसे ही प्रसार शिक्षा कहते हैं। इस प्रसार को किसानों तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? कृषि सेवकों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, या सूचनाओं जैसे अपने जितने भी मीडिया के संचार माध्यम, उनके माध्यम से पहुंचाया जाता है। उसकी नियोजन या प्लानिंग करना, ये एग्रोनॉमी का दूसरा विषय क्षेत्र है। क्योंकि एग्रोनॉमी जब खोज होगी, जब कोई नई उन्नत तकनीक आएगी, तो उसका नियोजन किया जाएगा, उसको किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अगर अपने तीसरा देखें तो व्यवसाय में, व्यवसाय में या इन ऑक्यूपेशन, इन ऑक्यूपेशन। अब एग्रोनॉमी के विषय क्षेत्र में किसान क्या क्या व्यवसाय अपना सकता है? एक तो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन तकनीकों को अपनाकर अपना उत्पादन बढ़ा सकता है, और दूसरा वो इसका टेक्निकल नॉलेज या आधुनिक ज्ञान लेकर किसी न किसी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था के साथ भी जुड़कर एक कृषि सेवक के रूप में कार्य कर सकता है। अर्थात वो कृषि के क्षेत्र में अपनी सेवाएं, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र, अपनी सेवाएं दे सकता है। अब इसके बाद एक चौथा पॉइंट आता है उद्योग में। उद्योग में, या अगर अपने देखें इंडस्ट्रीज में एग्रोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है? एग्रोनॉमी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मुख्य रूप से फसलों से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर अपने कल्पना करें कोई वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग तभी सफल है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ये तभी सफल है जब उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा। वो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? वो कच्चा माल मिलेगा जो रेशे वाली फसलें हैं। जो रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे कॉटन हो गया, सनई हो गया, जूट हो गया, ये कौन सी हैं? रेशे वाली फसलें हैं। तो जब इनसे क्या है, रेशा प्राप्त होगा, इसी रेशे को आगे कन्वर्ट करके किसमें, इसी रेशे को आगे कच्चे माल के रूप में किसको प्रोवाइड करवाया जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। अर्थात ये पूरी की पूरी फसलें, इनकी वैज्ञानिक पद्धति किस विज्ञान पर आधारित है? एग्रोनॉमी पर आधारित है, या शस्य विज्ञान पर आधारित है। अगर अपने दूसरा उद्योग देखें, शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें, अपने शुगर इंडस्ट्रीज की, तो शुगर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? जो शुगर वाली फसलें या जो शक्कर वाली फसलें हैं, कौन सी? जैसे शुगर केन हो गया या शुगर बीट हो गया। तो इनसे क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है शुगर इंडस्ट्री को, जिसके बाद क्या है, शुगर या जैसे अपने गुड़ वगैरह का निर्माण होता है। उसके बाद अगर अपने तीसरी इंडस्ट्रीज देखें, वस्त्र उद्योग हो गया, शुगर इंडस्ट्रीज हो गई,
उसके बाद जैसे जितने भी धूम्रपान जैसे उत्पाद पदार्थ हैं, इनके लिए भी रॉ मटेरियल किन फसलों से प्राप्त होता है, जैसे तंबाकू हो गया, फॉर एग्जाम्पल अफीम हो गया। तो पूरे की पूरी जितनी भी ये फसलें हैं, इनकी जो वैज्ञानिक पद्धति है वो किस विज्ञान में निहित है, एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान में निहित है। और जब इन तकनीकों को अपनाकर इनका उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ने से जो रॉ मटेरियल या जो कच्चा माल है इन इंडस्ट्रीज को अधिक मात्रा में बढ़ेगा, जिससे अपने देश की कृषि तो आत्मनिर्भर बनेगी ही बनेगी, उसके साथ साथ उस व्यवसाय से जुड़े लोग भी समृद्ध बनेंगे, उनका जीवन भी समृद्ध और खुशहाल बनेगा। ये तो इसके विषय क्षेत्र। इन विषय क्षेत्र को एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। फर्स्ट क्या था, इन एग्री प्रोडक्शन, इन एग्री प्रोडक्शन अर्थात कृषि उत्पादन में। फिर सेकंड क्या था, इन प्लानिंग अर्थात नियोजन में। थर्ड वन क्या था, इन ऑक्यूपेशन व्यवसाय में। चौथा क्या था, इन इंडस्ट्रीज। ये क्या है, एग्रोनॉमी के विषय क्षेत्र है या स्कोप्स हैं। ये तो था एक सारांश एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान का। उसके बाद कई बार एक क्वेश्चन आता है, शस्य विज्ञान जो शाखा है इसके पितामह किसको बोला जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोला जाता है पीटर डी क्रेनसेंजी, पीटर डी क्रेनसेंजी, CRENSENZI, पीटर डी क्रेनसेंजी। इनको शस्य विज्ञान का पितामह बोला जाता है। अगर अपने इनका थोड़ा सा जीवन देखें तो इनका जन्म आज से लगभग 1307 ईस्वी पूर्व हुआ था। उस समय इन्होंने कृषि पर एक बुक्स लिखी थी अपनी लैंग्वेज में, उप्स रू फिलम कैमो डैरम। इसका मुख्य रूप से मतलब क्या था, इसका मुख्य रूप से मतलब था कृषि की उन्नत क्रियाओं का अध्ययन। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कृषि विज्ञान का जनक बोला जाता है या एग्रोनॉमी का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। अब अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, सोइल। जैसे अभी अपने सोइल के बारे में डिस्कशन किया था एग्रोनॉमी में, क्या डिस्कशन किया था, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल या मृदा पर कृषि क्रियाएं करना। तो सॉइल किससे अटैच है, एग्रोनॉमी से अटैच है। तो अब सॉइल के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पिछली लास्ट वीडियो में बताया था, सॉइल क्या है। सॉइल अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, भूमि की ऊपरी परत कहलाती है, या भूमि की ऊपरी परत या भूपर पट्टी की ऊपरी परत। अब सॉइल कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया, सोलम, जिसका मीन क्या है, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब अगर अपने सॉइल की बेसिक सी डेफिनेशन देखें, मृदा की बेसिक सी डेफिनेशन देखें, इट इज ए नेचुरल सिंथेटिक मीडिया, synthetic medium which consist organic matters, minerals and living sources अर्थात सॉइल क्या है, सॉइल पौधों के लिए एक प्राकृतिक माध्यम का कार्य करता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्व और जीव जंतुओं के अवशेष विद्यमान रहते हैं। अब सॉइल में बेटा दो टर्म्स आती हैं,
एक आती है सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। सेकंड वन आती है सॉइल प्रोडक्टिविटी। अब मेनली इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपने मृदा की उर्वरकता या सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है। ये क्या होती है? ये मृदा की पैतृक क्षमता होती है, मृदा की पैतृक क्षमता होती है। पादप वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा पर्याप्त रूप में उपलब्ध करवाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? मृदा उर्वरकता या सॉइल फर्टिलिटी। इट हैज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल विच प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट और इन सूटेबल प्रोपोर्शन फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या कहलाती है? सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। मेनली ये क्या होता है? न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल अर्थात मृदा में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा पादप वृद्धि के लिए निहित या विद्यमान है। इस चीज को असेस किस में किया जाता है? लैब्स में किया जाता है। अर्थात इस चीज का मूल्यांकन कहाँ पे किया जाता है? लैबोरेटरीज में किया जाता है। उसके बाद अगर अपने देखें जितनी भी सॉइल्स होती हैं, जितनी भी मृदाएं होती हैं, वे क्या होती हैं? मोस्टली क्या होती हैं? अनफर्टाइल होती हैं, अनफर्टाइल होती हैं, अनफर्टाइल। जो फर्टाइल सॉइल्स होंगी, फर्टाइल सॉइल्स होगी, उसकी असेसिंग या उसका मूल्यांकन किस में किया जाएगा? लैब्स में किया जाएगा। उसमें यह पता चलेगा इसमें कितनी मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान है। तो सॉइल फर्टिलिटी आपको पता चल गया। पौधों की आवश्यक वृद्धि के लिए मृदा द्वारा पर्याप्त रूप उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। इट हैज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल विच प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट और सूटेबल प्रोपोर्शन फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये तो थी बेटा सॉइल फर्टिलिटी। अब जानते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है, मृदा की उत्पादकता क्या है। सॉइल प्रोडक्टिविटी की क्या है? मृदा की उत्पादकता, मृदा उत्पादकता, उत्पादकता। इट इज कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप यील्ड इन ए यूनिट एरिया, इन ए यूनिट एरिया एक्सप्रेस इन केजी प्रति हेक्टेयर, केजी प्रति हेक्टेयर। मृदा के इकाई क्षेत्रफल में, मृदा के इकाई क्षेत्रफल में भूमि में उत्पन्न होने वाली फसल की उत्पादकता क्या कहलाती है? मृदा उत्पादकता कहलाती है, जिसको किलो प्रति हेक्टेयर में मापा जाता है, जिसको किलो प्रति हेक्टेयर में मापा जाता है। अब दोनों में मेनली डिफरेंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहले सॉइल फर्टिलिटी, देन सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या है? इट हैज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इट हैज फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, कंडीशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरकता होती है भूमि की पैतृक क्षमता होती है, अर्थात इसका निर्माण जिस प्रकार की मृदाओं से होगा। अगर इसका निर्माण अम्लीय चट्टानों से हुआ है तो ये अम्लीय मृदाएं होंगी, अम्लीय मृदा कम उर्वरक होती हैं। अगर इसका निर्माण क्षारीय चट्टानों से हुआ है तो ये क्षारीय होंगी और क्षारीय चट्टानें अधिक उर्वरक होती हैं। अर्थात फर्टिलिटी क्या होती है? वह पैतृक पदार्थों पर निर्भर करती है, अर्थात उसका निर्माण जिस प्रकार की मृदाओं से होगा उसी प्रकार की उर्वरकता मृदा में निहित होगी। लेकिन जो सॉइल प्रोडक्टिविटी मृदा उत्पादकता होती है यह एक भौतिक अवस्था होती है जो किस पर निर्भर करती है? मृदा की उर्वरकता पर निर्भर करती है। दूसरा अगर अपने देखें ये किसको इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ
सॉइल, न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल। लेकिन जो मृदा उत्पादकता होती है ये किसको इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट crop yields and assessed in field conditions, सबसे पहले अगर अपने मृदा उर्वरकता की बात करें, सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, यह मृदा में निहित पोषक तत्वों की मात्रा को बताता है जो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। लेकिन जो मृदा उत्पादकता होती है यह फील्ड कंडीशन या खेत में कितने क्षेत्रफल में कितनी उत्पादकता हो रही है, अर्थात कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है, उस चीज को दर्शाती है। अब लास्ट पॉइंट है इसका, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है किन कारकों पर निर्भर करती है? सॉइल फर्टिलिटी भूमि के फिजिकल अर्थात भौतिक, केमिकल रासायनिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? भौतिक कारकों का मतलब होता है आसपास का वातावरण, आसपास की जलवायु, वहां पर उपस्थित जल, वायु, तापमान आदि कारक जो कि वहां की मृदा उत्पादकता अर्थात मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। अब केमिकल्स में क्या आ जाते हैं? पोषक तत्व जो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जो मैंने कल बताए थे 17 पोषक तत्व। उसके बाद बायोलॉजिकल में क्या आ जाती है? जो एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, सूक्ष्म तत्वों की क्रियाशीलता। जब सूक्ष्म तत्व अधिक रूप से क्रियाशील होंगे तो वे कार्बनिक पदार्थों का अधिक अपघटन करेंगे, जिससे पोषक तत्व अधिक मात्रा में रिलीज या मुक्त होंगे, जिससे भूमि की क्या बढ़ती है? सॉइल फर्टिलिटी या उत्पादकता बढ़ती है। अब बात करते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है? यह फिजिकल एंड सॉइल फर्टिलिटी पर निर्भर करती है। सॉइल फर्टिलिटी पर निर्भर करती है। पहले तो फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में मीन्स जो मृदा की संरचना कैसी है? ज्यादा ऊबड़ खाबड़ या ऊंची नीची तो नहीं है, और मृदा का कणाकार कैसा है? मृदा का कणों का आकार कैसा है? ज्यादा बड़े कण तो मृदा में नहीं विद्यमान है, और मृदा में कितना रंध्रावकाश या पोर स्पेसिंग प्रेजेंट है। इस सभी कारकों पर सॉइल मृदा की उत्पादकता निर्भर करती है। जैसे अपने देखते हैं कि किसी मृदा में अगर रंध्रावकाश अधिक होगा, जैसे बालू मृदा की बात करें, उसमें रंध्रावकाश अधिक होने के कारण जल अधिक समय तक ठहर नहीं पाता, जिसके कारण जल पौधों को कम मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कारण उस फसल की उत्पादकता कम हो जाएगी। अगर अपने देखें दूसरा सॉइल फर्टिलिटी, जिस सॉइल की जितनी ज्यादा फर्टिलिटी होगी उसकी सॉइल प्रोडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात सॉइल प्रोडक्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिजिकल एंड सॉइल फर्टिलिटी पर। और जो अपना लास्ट एक चैप्टर बचा है बेटा इसका सीड्स, वो अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो सेशन में दूर किए जाएंगे। थैंक यू।